आइए बच्चों, आज हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। तो जैसे कि पता चल रहा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, अब इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं, अगर हम इनका पहले विस्तार जान ले कि ये होता क्या है। पहले इसमें दो तीन चीजें आई हैं, एक तो चर है, रैखिक और समीकरण। तीन शब्दों को पहले हम स्पष्टीकरण जान लें, फिर उसके बाद इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि अभी हम पहले जानते हैं कि चर और अचर क्या होते हैं। तो चर राशियां वह राशियां होती हैं जिनका मान आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है, यानी जो बदलती रहती हैं ऐसी राशियां चर राशियां कहलाती हैं। जैसे कि मान लीजिए ए लिख दिया या बी लिख दिया या सी लिख दिया, ये से हमारे जो गणित के टर्म्स आते हैं उनमें इनका इस्तेमाल होता है। तो इनका मान जब हम आगे हल करते हैं तो पता चलता है कि ये रही ये चीज, पहले इसका पता नहीं चलता। इसका मतलब वो बदलाव होता रहता है, किसी एक सवाल में कुछ और होगा, किसी और सवाल में कई बार हम एक्स वाई जेड ले लेते हैं, कई बार हम काखा गाघा ले लेते हैं, ऐसे करके ये सब चर राशियां हैं। इसका मतलब है कि जिस सवाल में एक बार ये आया है उसका मान उसके लिए तो स्थिर हो जाएगा, बाद में अचर हो जाएगा, लेकिन वो पता बाद में निकाला जाता है। तो ऐसी राशियां जिनका मान पता तो नहीं है लेकिन वो बाद में पता चले, यानी उनको मान हर बार बदलता रहता है, हर एक सवाल में कुछ और, एक सवाल में कुछ और। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि ये बदलते रहते हैं। हम राम श्याम भी लिख लेते हैं, यानी कुछ भी, अगर आपको LMM भी लिख लेते हैं हम लोग, PQR भी मान सकते हैं। ऐसी राशियां जो बार बार हर बार अलग अलग बदलती रहेंगी, इनको हम चर बोलेंगे। और इसके साथ आता है अचर। अचर तो देखिए पता चल रहा है कि अचर जो चले ना, जैसे 1 2 3 ये फिक्स है, मतलब हर जगह एक ही रहेगा, ये हर जगह 2 रहेगा। किसी भी सवाल में अगर आएगा या किसी जगह आएगा तो वो 2 या 3 जैसा भी इसका नाम है वैसा ही ये प्रदर्शन करेगा, लेकिन ये हर बार प्रदर्शन इनका बदलता रहता है, इसलिए इनको हम चर बोलते हैं। और इनका मान बदलता नहीं है, इसलिए हम इन्हें अचर कहते हैं। अब आ जाता है रैखिक शब्द का। तो रैखिक शब्द क्या होता है, जरा ये भी जान लेते हैं। रैखिक शब्द से समझ में आ रहा है रेखा के बारे में है। और रेखा कैसे प्राप्त होती है, ये हमें रैखिक जब से पढ़ेंगे। ये हमारा होता है ग्राफ, और ग्राफ में ये होता है एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। तो यहाँ पर जो हमारे को ये पहला पार्ट कहलाता है, ये दूसरा पार्ट कहलाता है, ये तीसरा और ये चौथा। ग्राफ जब हम लगाते हैं तो अधिकांशतः हमारे को अभी 6 7 8 तक में इसी ग्राफ का इस्तेमाल, पहले पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बाद में जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें फिर बहुत सारे के सारे चार के चारों इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई हमें रैखिक समीकरण, तो जब कोई रेखा प्राप्त होने लगे, ऐसा 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 या ऐसा प्राप्त होने लगे, तो एक रेखा प्राप्त हो जाएगी और वो मुड़े नहीं, सीधी रेखा होगी, तो हम उसे रैखिक बोलेंगे। तो ये स्पष्ट हो गया। ये फिर जब आगे आएगा तब हम इसको विस्तार से समझेंगे। अब आता है समीकरण। समीकरण जानने के पहले हम फिर से पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है एक शब्द होता है व्यंजक। ये व्यंजक क्या होता है, इसके बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं, नहीं तो जान लेते हैं पुनः कि व्यंजक क्या होता है। कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है अभिचर या अचर राशि, और एक चीज होती है संक्रिया या संक्रियाएं। तो ये जी चर या अचर राशि, अभी तो देखा जैसे अचर राशि मान लो मैं एक्स वाई जेड ले रहा हूं या कुछ ऐसे बढ़ते जाए, और अचर राशि मान लीजिए 1 2 3 ये सब मिल जाए, कुछ भी आ सकती है आगे पीछे से, कोई लेना देना नहीं है। और संक्रियाएं हमारे पास 4 होती हैं, धन ऋण गुणा और भाग। ये हमारी चर राशियां हैं, वो संक्रियाएं हैं, और ये हमारी चर या अचर राशि। इन्हीं का कॉम्बिनेशन, यानी इनके साथ ये आ जाए, अगर
इन चर राशियों के साथ ये अचर राशियां पहले आ जाए तो हम इनको बोल देते हैं गुणांक। कुछ चीजें और समझ लेते हैं। चर राशियों के पहले लगने वाले अंक को गुणांक बोलते हैं। इस गुणांक का भी हमें आगे चल के इस्तेमाल करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा इन कामों के लिए। तो ये चर राशियों के साथ गुणांक, गुणांक मतलब होता है एक संक्रिया इस्तेमाल हो गई। यदि चर या अचर के साथ कोई भी एक आध संक्रिया या एक से दो से 1, 2, 3 या एक से ज्यादा भी इस्तेमाल हो सकती हैं, 4 की 4 भी हो सकती हैं। तो जब चर या अचर के साथ इन संक्रियाओं का इस्तेमाल करेंगे तो जो बनने वाला पद होगा उसी को हम व्यंजक कहते हैं। ये सारा का सारा मिलके व्यंजक बनाता है। और ये व्यंजक जो होते हैं वो तो बीचों बीच एक जगह लिखे जाते हैं, लेकिन जब ये दो व्यंजक एक साथ इकट्ठे हो जाए, मतलब यही व्यंजक दो इकट्ठे हो जाए, जैसे एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यंजक हुआ, 2 के साथ x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए एक संक्रिया आ गई, एक अचर राशि भी आ गई, एक चर राशि लेकिन उसके साथ संक्रिया ये आ गई, तो भी हम इसे एक व्यंजक ही बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2x क्या है, 2x ऐसा बना, तो ये एक व्यंजक है। लेकिन व्यंजक को एक और व्यंजक से भिड़ाते हैं। हम लोग जैसे कोई भी गेम खेलते हैं, सपोज हम कबड्डी का ले लें, तो कबड्डी में क्या होता है, 2 पाले होते हैं ना। जैसे मान लीजिए मैं मान लूं कि ये मेरा कबड्डी का मैदान है, एक पाला इस तरफ आ जाता है, एक पाला इस तरफ। तो जो इधर का रहता है, तो हम चूंकि गणितीय भाषा में बात कर रहे हैं, तो ये इसको हम बोल देते हैं लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष, और ये कहलाता है राइट हैंड साइड, दायां पक्ष, क्योंकि ये दाहिने तरफ दिख रहा है, मेरे दाहिने तरफ, क्योंकि मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं तो मेरे दाहिने तरफ है तो मेरा दायां पक्ष, और जो ये बाएं तरफ है ये बायां पक्ष, तो इसको ये दायां पक्ष भी बोल देते हैं। अब देखिए इसको, ये 2 टीमें खड़ी हो गई, तो अगर एक व्यंजक को मैं इधर बैठा दूं, एक व्यंजक को इधर बैठा दूं, अगर मान के चले ये मान लीजिए 8 है, इसके बराबर है, तो ये देख रहे हैं कि ये क्या है, एक व्यंजक इधर बैठा है, एक व्यंजक इधर है, एक पाले के बीच में बराबर लगा है। तो ये देखिए यहाँ पे बराबर है, यानी कि बीच की लाइन है, ना तुम इधर आओ ना इधर आओ। अब गेम करा दो इनको, यानी ये बायां पक्ष क्या है, ये 2x है, तो यहाँ मैंने 2x लिख दिया, इधर 8 लिख दिया, ये दोनों अपने अपने अलग अलग पक्ष में हो गए, एक पाले के पक्ष में। अब इस पे जो आप रेफरी बन जाओ और इनका गेम करा दो, जो परिणाम होगा वो उसका हल कहलाता है। तो ये कहलाता है, अब जो ये व्यंजक एक इधर ही बैठा है, एक व्यंजक इधर ही बैठा है। अब 8 को आप व्यंजक कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आप ये देख सकते हैं इसमें कोई संक्रिया दिख नहीं रही, होती है, कैसे होती है, जैसे वो उसी 8 को लेता हूं मैं, ये रहा 8। अब कहते संक्रिया कहाँ लगी है जी, देखो तो 8 के साथ क्या है, एक का गुणा है ऑलरेडी, देखो 8 के साथ भाग भी है, ये देखो 2 संक्रियाएं तो ऑलरेडी यहां पर लगी हुई है, और 8 स्वयं उसके पहले कोई दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये धन 8 है, यानी 3 संक्रियाएं ऑलरेडी पहले से लगी हुई है इसमें हमारे पास। तो इसलिए ये एक व्यंजक बन जाएगा, यानी संक्रिया एक तो कम से कम होनी चाहिए और एक चर या अचर राशि हो जाए तो हम उसे व्यंजक बोलते हैं। तो एक पाले में एक व्यंजक, एक पाले में दूसरा व्यंजक, उनको हम बराबर के चिन्ह द्वारा रोक दें और फिर उनका मैच करा दें, तो यही समीकरण बन जाता है। तो देखिए जैसे समीकरण ये बन जाएगा, तो आगे जब इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह हम देख लिए कि चर क्या होता है, रैखिक क्या होता है और समीकरण क्या होता है। अब आगे कैसे मैच कराना जरा इसमें देखते हैं अपने किताब के आधार पर, ठीक है। आइए, तो अब हम लेते हैं यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 और जानने की कोशिश करते हैं कि ये इसका हिसाब किताब कैसे चलता है। ये हो गया 2.1। यहाँ पर ध्यान से देखिए, निम्न समीकरणों को हल कीजिए, हल करना है हमें जी। तो देखो एक एक करके लेते हैं। यहाँ पे पहला है x ऋण 2 बराबर 7। देखो हम 2 प्रकार से इसको देखेंगे, जैसे एक तो हमारी किताब में दिया है, इसी चीज को यहाँ मैं लिख रहा हूं बराबर x ऋण 2 बराबर 7। अब देखिए अभी हमने जानने की कोशिश करी कि ये इसी को समीकरण कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो एक व्यंजक बाएं तरफ बैठा है, एक व्यंजक दाहिनी तरफ बैठा है,
और इनका हिसाब किताब कराना है इस बराबर के चिन्ह के साथ, बस इनका मैच करा देते हैं तो हमारा हिसाब किताब हो जाता है। अब मैच कराने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, पहले दोनों देख लेते हैं। एक जो किताब कह रहा है, फिर आगे जैसे किताब बढ़ने लगती है तो फिर धीरे उसका शॉर्टकट भी अपनाते हैं। तो हम दोनों तरीके से करते हैं, फिर आपको जो उचित लगे वैसे करना। वैसे किताब ने इधर को जो ज्यादा जोर दिया है, तो देखिए क्या करना है। हमेशा कुछ चीजें स्पष्ट हो जाए कि ये जो चर राशियां हैं, जब हमको इनका हल करने की कोशिश करते हैं तो जहां चर चाहे इधर हो चाहे इधर हो, हमेशा बाएं तरफ उठा के ले आते हैं और अचर राशियों को ले जाके दूसरी तरफ कह जाते हैं। कहते हैं ना मिले मिले साथी। मिले मिले साथी में इनका एक गणितज्ञों ने पहले इनका जगह बना दी है कि ये बाएं तरफ रखोगे तो बेटर रहेगा चर राशियों को, और दाएं तरफ रखेंगे अचर राशियों को, तो आपको समझने में और एक सीक्वेंस मिलता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो जी आगे क्या हो सकता है इसमें। तो ये रहा हमारा x और ये रहा ऋण 2, इधर है दूसरे पाले में 7 है। तो हमारी किताब ये कहती है कि इसको पहले जितना यहाँ लिखा हुआ है, हमको केवल चर चाहिए, इसको नहीं चाहिए। अब इसको नहीं चाहिए तो जैसे कहते ना ऋण 2 मैंने उधार दिया, अगर वही मैंने चुकता कर दिया, वापस ले ली, मतलब उतना पैसा वापस कर दूं, तो ये हिसाब किताब बराबर हट जाएगा। तो जो चीज इधर किए हो वही चीज इसके साथ, अन्याय नहीं करो। बाएं पक्ष को दिए हो तो दाहिने पक्ष को भी दे दो। यह हमारी किताब कह रही है कि जो इधर है इसको इधर हमें हटाना है। हटाने का क्या तरीका है, इसके 2 रुपया उधार लिया था इस पक्ष वाले से, तो 2 रुपया उसका पटा दो। अब पटा दोगे तो क्या इसके साथ अन्याय नहीं होगा, तो इसको भी तो देना पड़ेगा। तो वही कर रहे हैं यहाँ पर कि इसका उधार जितना था उतना हम कहीं से ले आके इसको दे रहे हैं, इतना इसको भी दे दो, दोनों तरफ न्याय बराबर हो गया। तो इससे क्या हुआ, इस ऋण 2 से ये, इस धन 2 से इस ऋण 2 को हमने समाप्त कर दिया। इसका मतलब ये गायब हो गया। भाई ऋण 2 दिया, ऋण 2 पहले उधार के थे, धन और 2 दिया, तो क्या हो गया, ऋण हमारा खत्म हो गया। कुछ जब खत्म हो गया तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। और इधर क्या हो गया, इधर भी तो कुछ आपने दिया है, तो ये इधर जो है जुड़ गया। तो इस तरह ये हमारा सवाल, ये हमारी किताब की भाषा कहती है। और अगर हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जब हमारी प्रैक्टिस थोड़ा सा बढ़ जाएगी, तब हम ये सब करने की जरूरत शायद ना पड़े, और तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे जरा ये भी देख लीजिए। तो ये जो है हमको अभी बताया था कि चर राशि को बाएं तरफ रखते हैं और अचर राशि को ले जाते हैं दाहिने तरफ। तो ये हो गया 7, और देखो जी ये इधर जाएगा तो पक्षांतर हो जाता है। पक्षांतर कैसे होते हैं जरा एक बार थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। तो पक्षांतर के बारे में भी जान लो थोड़ा सा। पक्षांतर का मतलब होता है पाला बदल लेना। जैसे इधर वाला टीम जब दूसरी तरफ जाएगा तो दूसरे हिसाब से व्यवहार करेगा। तो ये कैसे करता है, गणित में कैसे होता है, जरा ध्यान देखना। ये रहा हमारे पास 2 पक्ष, ये एक पक्ष, ये एक पक्ष। अगर मान लो यहाँ पर अब जाता कौन है, संक्रिया लेके पूरा चर या अचर जो भी वो सारी की सारी दौड़ाई जाती है। तो यहाँ पे अगर धन के साथ कोई शब्द आया है, कोई अंक या जो भी आया है चर या अचर, इसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा ऋण का, यानी कि अब इसका ठीक उल्टा हो जाता है। और यहाँ कोई ऋण वाला बैठा हुआ है, इसको ले जाओ इस तरफ, तो ये किस तरह व्यवहार करेगा, धन वाले की तरह। अगर इधर कोई चीज गुणे में है तो इधर जाएगी तो ये बन जाएगा भाग में, और अगर इधर भाग में है तो ये इधर जाके गुणे में बदल जाएगी। ये कहलाता है पक्षांतर, पक्ष बदल देना। क्लियर। तो जब ये पक्ष बदल देना, इसका इस्तेमाल अब हम इसमें करेंगे। यहां तो देखिए जी हिसाब किताब लेना देना वाला बनिया वाला हिसाब किताब चल रहा है। अब जरा पक्ष बदलने वाला भी देख लो। तो जी चलो इसको लिया इधर ले जाओ। तो ये देखो क्या है, में है, ऋण में है, तो ये ऋण वाला उधर जाके धन में बदल जाए। अंक नहीं बदलेंगे, इसका केवल ये संक्रिया बदलती है, और जो ये भाग है वो ऐसा का ऐसा बैठ जाता है बंदा। अब यहाँ पर है x के साथ ये ऋण 2, तो ऋण 2 ये पूरा पूरा जाएगा, बदलाव केवल इस संक्रिया में होगा, पक्ष में केवल ये बदलता है।
तो ये गया इधर, तो ये आ गया धन, बन गया 2, देखो तो ये बन गया x बराबर 7 2 9, देखो ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब अभी तो इस पर जोर देना है, लेकिन जैसे ही सवाल बड़े होने लगेंगे तब फिर हमको यहाँ पर केंद्रित हो जाना है और इसका इस्तेमाल करना है। तो अब आपके ऊपर प्रैक्टिस पर है जी, ऐसे कर लो तो बेटर, और अगर दिक्कत हो रही है तो फिर ऐसे कर लेना, जो आपकी मर्जी है वैसे कर लेना। चलिए दूसरा लेते हैं। ये दूसरा कह रहा है y धन 3 बराबर 10। छोटे छोटे हैं तो देखो जी, दोनों तरीके से लेते हैं। अगेन y धन, ज्यादा बड़े आएंगे फिर एक ही तरीका अपनाएंगे, अभी तो दोनों हिस्सा अपना लेते हैं। देखो जी, इसमें क्या किया है, ये लिया हुआ था, इसके पास है, हमको इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, y धन 3 है तो मैं क्या करूं, इससे वापस ले लूं, तो इधर वापस लिया है तो इससे भी वही करना पड़ेगा। दोनों में एक ही प्रकार की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो किसी को, जैसे किसी को टॉफी 3 दी और दूसरी क्षण झपट ली, तो क्या हुआ, न दिया न लिया, कुछ बचा ही नहीं इसके पास, तो ये बन जाएगा, ये एक दिया एक लिया, खत्म, जो दिया वही वापस ले लिया, तो इसके पास कुछ बचा नहीं, तो 10 में से 3 गया 7। देखो जी इधर, तो ये चीज इधर भी आनी चाहिए, करके देख लेते हैं। ये y, ये 10 है, ये ले जाओ इधर, ये इधर आ जाएगा, तो 10 ये धन के बन गया ऋण, और ये बन गया y बराबर 7। देखो ये जैसे दिख रहे हैं, तो इस तरह ये हम हल करना शुरू कर देंगे। एक और ले लो, इसी में जगह है, अभी ले लेते हैं, तीसरा भी ले लो। छह बराबर जेड धन 2। देखो जी, अभी देखो ये दाहिने तरफ आ गया, फर्क कुछ भी फर्क पड़ता नहीं, लेकिन गणित के नियमों के अनुसार इसको उठा के पहले बाएं तरफ ले लो और इसको दाहिने तरफ ले लो, तो चर वाला बाएं तरफ ले लो, यानी पहले पूरा उठा के रख लेते हैं। जेड धन 2 और इसको ले गए 6, कोई अंतर हुआ, पक्ष बदल दिया, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ पाला, ये इस पाले से था इस पाले में आ गया, टीम तो वही, खेल वैसे ही करना है, ठीक है। तो आगे चलो, हमने क्या करना है, ये दो है, इसको हटाना है, तो हटाने का क्या तरीका है, जेड में से धन 2 और 2 हटाना है, तो ये देखो इधर हटा दिया, तो इधर भी हटा दो, तो ये क्या हो गया, ये गायब हो गए, ये बन गया जेड बराबर 4। अब देखो जी इधर भी आ रहा है कि नहीं, 6 बराबर जेड धन 2। अब देखो हल तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे इसमें दिया है सीधा सीधा हल कर दो, बाद में परिणाम ऐसा रख सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। अगर हम यहां भी करना चाहें, ये जेड बचा लो, इसको इधर ले आ लो, देखो क्योंकि आगे के जैसे जैसे बड़े समीकरण मिलेंगे तो उनमें दोनों तरफ से करना पड़ेगा, तो ये देख लो, यहीं पे करके देख लेते हैं, इसको उठा के मैं इधर ले आते हैं, तो धन 2 आ गया, ये ऋण 2 में बदल गया, तो इधर जेड है और 6 में 2 गया 4। अब 4 बराबर जेड लिखो या जेड बराबर 4 लिखो, एक ही तो बात है। सेब को चक्कू से काटो और चाहे सेब को चक्कू में पटक के काट दो, कटेगा तो सेब ही ना, ये बात समझ पा रहे। चलो आगे लेते हैं। अगला लेते हैं चौथा, 3/7 धन x बराबर 17/7। देखो जी, अब ये इधर भिन्न के रूप में भी है, भिन्न माने धनात्मक परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं, तो अभी हमने बताया था कि या तो इसको हटाओ या पक्षांतर कर दो, तो दोनों तरीके अपनाते हैं। चलो एक बार इसको लेते हैं, फिर इसको एक ही बार फिर सीधे लेंगे, एक बार और करते हैं दोनों तरह से। तो देखिए जी, इसको हम x धन 3/7 लिख सकते हैं, पक्ष बदल क्रम बदल दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इधर लिख सकते हैं 17/7। ये क्या किया, क्रम बदल दिया, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं परिमेय संख्याएं,
इसलिए इसका आपस में बदल दिया, कोई इससे मान में अंतर नहीं पड़ेगा। अब ये 3/7 हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हमने क्या करना है, x धन 3/7 था तो मैंने भी 3/7 लगा देना है। जब इधर लगा दिया है घटा के तो इधर भी घटा दो, 17/7 ऋण 3/7। अब दिया लिया सब बराबर हो गया, तो ये बचा इधर x, इधर ये देखिए ये इसको हल कर लो, तो इसका लघुत्तम आ गया 7, ये 17 ऋण 3। क्यों? क्योंकि जब लघुत्तम दोनों का एक ही रहता है तो उसमें गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसा है वैसे उतार के जो संक्रिया लगी है उसी का पालन करा दो। सो x बराबर 17 में से 3 गया 14/7। अब ये कट सकता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इसका मतलब होता है x बराबर 2। इधर भी करके देख लो उसी तरह से, पक्षांतर करके देख लो। तो इधर था 3/7 धन x बराबर 17/7। अब हमने क्या करना है, इसको बचाना था, ये पक्ष को उसी पाले में रहने दे, तो इसको उठा के ले जाना था। तो जब कोई अंक के सामने चिन्ह नहीं लगा रहता तो वो धनात्मक होती है, और धनात्मक जब उधर जाएगा तो ये ऋण में बदल जाता है, तो ये बन गया 3/7। वैसे ही हो गया ना। सो बस इसका करना क्या है, ये 7 और ये 17 और ये 3 ऋण के, और ये 7, ये बन गया 14, 7 एकम 7 दूनी 14, और ये x बराबर 2। ये देखो दोनों बराबर हो गए। इस तरह ये हमारा चौथा सवाल होता है। अब हम सीधे सीधे हल करने की कोशिश करेंगे। अब दोनों प्रकार से नहीं, कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। ये लाइनें आपको समझ में आनी चाहिए। चलो जी, अब लीजिए पांचवा, 6x बराबर 12 है। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसकी किस है, x के साथ 6 का गुणांक है, गुणांक माने गुणा। अब गुणे वाले को दूसरी तरफ ले जाओ, तो अभी बताया पक्षांतर में गुणा वाला जब दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में बदल जाता है। तो ये x बराबर 12 है, और ये इधर आके ये नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा गुणा इसके साथ दूसरे की तरफ भाग, भाग माने नीचे उतर जाना। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, सो x बराबर आ गया 2। ये हमारा इसका परिणाम है, x का मान। और यहीं पर ले ले छठवां, तो t/5 बराबर 10। अब इधर देखिए ये क्या है, इसके साथ भाग में है तो दूसरे के साथ जाएगा तो गुणे में। अगर आज ज्यादा दिक्कत महसूस करो तो इसमें एक काम कर सकते हैं हम, t/5 बराबर 10/1 भी कर सकते हैं। क्यों? मिला लिया एक जैसा करने के लिए ये परिमेय बना सकते हैं, देखने के लिए अंश बटे हर में। अब इनमें क्या होता है, तिर्यक गुणा कर दो, तो तिर्यक गुणा का मतलब होता है t का 1 में गुणा होने से t हो जाता है, और 5 का 10 में गुणा करने से t बराबर 50 हो जाता है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। सीधे सीधे कर दो भाई, इसको हम दूसरे तरीके से भी अपना सकते हैं। ये t है के साथ में ये भाग के साथ आया है, तो जाहिर है जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो गुणे के साथ में आ जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने देखा, तो ये सीधा सीधा भी कर दीजिए, तो t बराबर 10 × 50। अब देखो कौन सा आसान लग रहा है, जो आसान लग रहा है वो उसी का इस्तेमाल कर देना। अब आ जाते हैं 7वें नंबर पर, इसको हटा दें। ये है 7वां नंबर, 2x/3 बराबर 18। चलो देखो सुबह अभी है काफी है। तो अब हम सीधे सीधे, इतना तो प्रैक्टिस हो गई होगी। अब हम क्या करना है कि ये भाग में है, इधर भाग में है तो इसको गुणे में ले जाओ सीधा सीधा। तो ये 2x बराबर, ये इधर से जाएगा भाग इसके गुणा में आ जाएगा, तो ये 18 और ये बन गया 3। अब ये खत्म काम नीचे का, तो ये बन गया। अभी ये इधर है तो इसको फिर इधर ले चलो, तब तो अभी इसके साथ ये गुणे में है। आगे अभी इसको इसका गुणा नहीं करते क्योंकि अभी और हिसाब किताब करना है। तो हमने x बचाया, x के साथ 2 का गुणा है, यानी 2 गुणांक के रूप में है। अब ये गुणांक को दूसरे पक्ष में ले चलो इधर,
इधर कौन बैठे थे पहले, ये 18 है और 3 ये पहले से है। इसको उठा के ले आए हम नीचे, क्यों? क्योंकि ये गुणे में था, यहाँ नीचे आके भाग में बदल जाएगा। तो ये भाग की जगह बैठ गया, तो 2 एकम 2, 2 9 18, एक हम काट सकते हैं। तो x बराबर हमको इधर मिल जा रहा है 9 गुणे 3 अर्थात 27। s का मान यह है, ठीक है। और 8वां ले लेते हैं, 1.6 1.6 बराबर y बटे 1.5। अब एक अच्छी बात है, इसको इधर ले आओ तो देखने में थोड़ा सा बढ़िया लगने लगे। तो y बटे 1.5 बराबर 1.6। कोई अंतर आया नहीं, पक्षांतर भी नहीं हुआ ये। हाँ, पक्षांतर बोल सकते हो, क्योंकि कुछ हिसाब किताब तो हुआ नहीं। बाएं को दाएं बैठा दिए, दाएं को बाएं, बैठक व्यवस्था बदल गई इसकी, और कुछ नहीं हुआ। अब देखो आगे क्या हुआ, ये y बराबर, ये कहाँ है, भाग में है, ये जाके उस गुणे में बदल जाएगा। तो ये 1.6 गुणे 1.5, ये। अब इसका गुणा कर दो, अब गुणा तो आता ही होगा। अब बहुत आसान तरीका होता है, दशमलव जो लगा है इसको दिमाग में ना रखो, पहले इसका सीधे सीधे अंकों का गुणा कर लो, दशमलव का हिसाब बाद में करते हैं, जैसे कि पहले सीखे हो, और नहीं तो यहाँ भी सीख सकते हैं। तो 15 का 6 में गुणा गया, 15 6 का 90 की 0 हासिल का 9 और 15 एकम 15, 5 20 4 24। ये तो आ गया हमारा 15 और 16 का गुणा। 15 6 का 90 की 0 हासिल का 9, 15 एकम 15, 5 20 4 24, ठीक है जी। अब दशमलव लगाना है, तो देखो दशमलव उसके बाद कितने अंक रहते हैं, इधर 1 है, इधर 1, इधर वाला 1 और इधर वाला 1, 1 और 1 2 हो गए। सो हमको इधर काउंटिंग करनी है इधर से, तो 1 और 1 2, ये। तो इसका मतलब हो गया ये हमारा, यहाँ पर दशमलव लगने के बाद 1.6 और 1.5 का गुणा 2.40 हो जाता है। और अब अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे 8 हो गया, 9 में ले लेते हैं। 7x ऋण 9 बराबर 16। चलो, ये तो बहुत सीधा सीधा रखा हुआ है, अब हम सीधे हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये सूचित करता है कि चिन्ह लगा सकते हैं। तो ये 16, ये उठ के गया, ये धन में बदल गया, ये बन गया 7x, 16 9, इनको जोड़ लो, 9 6 15 25। तो x बराबर 25, और ये इधर आके नीचे आ गया, बस इसका काम हो गया। अब 10वां भी ले लो, (14y ऋण 8 बराबर 13। चलो देखते हैं, बचाना क्या है हमको, तो यही भर रोकना है। तो ये 14y बचा लिया, ये तो पहले 13 लिख लो, क्योंकि दूसरे पक्ष वाला अपनी जगह बैठा रहता है, उसको मत डिस्टर्ब किया करो। इसको उठा के ले जाओ सीधा सीधा, तो ऋण जाएगा, इधर धन बन गया, ये बन गया 8, ये बन गया 14y, ये तो अपनी जगह पर है, और 8 3 11 यानी कि 21 है ना, 8 3 11 1 1 2, ठीक है। सो y बराबर 21/14 कटता है क्या, सम विषम नहीं कटेगा, ये फाइनल आंसर है। और 2 और बचे, चलिए उनको भी ले लेते हैं, ठीक है। ये 11 17 धन 6p बराबर 9। देखो जी, यहाँ पर क्या लिखना है, ये चर, ये अचर है और ये चर है, चर को बचाओ। तो ये बन गया 6p, और इधर ये मेजबान बैठे हुए हैं पहले से 9, इनको ले आओ मेहमान को। मेहमान कौन है यहाँ पर, 17 गया इधर, ये धन से ऋण में बदल गया। अब घटा लो जी, तो 9 8 17 होता है ना, तो इसका मतलब इधर बचेगा 8, और चिन्ह इसका बड़ा है, सो इसका आ जाएगा ऋण का, और इधर बचेगा 6p पहले से है,
कोई दिक्कत नहीं। अब p बचाओ और ऋण 8 में 6 का एक नीचे भाग लगा दो, ये लग गया। 2 3 6 2 चौके 8, तो p बराबर ऋण 4/3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। 12वां ले लो, ये हो जाएगा, ये है क्वेश्चन x/3 धन 1 बराबर 7/15। देखो जी बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसा ये है। तो ये ले लो, x/3 सूचित करता है, चिन्ह बना ले। और ये मेहमान हमारे हैं सब 7/15। ये मेजबान माने जो जिसका घर होता है उसको मेजबान बोलते हैं, और जो बाहर से आता है उसको मेहमान बोलते हैं। तो जी हमारा पहले से कौन बैठा था घर में, ये 7/15, ये हमारा मेजबान। और जो बाहर से आ रहा है, बाहर से यानी दूसरी तरफ से आ रहा है, वो धन 1, ये हमारा मेहमान। जी मेहमान यहाँ आएंगे तो ये बन जाएंगे ऋण की। समझ में? अब जी देखो, ये अंश बटे हर के रूप में है, तो इसको भी वैसा ही बनाओ तो एक जैसा दिखने लगे, दोनों की मैचिंग बढ़िया हो जाए तो काम करने में आसानी हो जाती है। तो जी ये बटा यहाँ पर हमारा x/3 है। अब देखिए इधर है 15 और 1 का लघुत्तम आया 15, और 15 का 1 में भाग दिया तो 15 बार, 15 का 15 भाग दिया 1 बार, 1 का 7 में गुणा किया 7 ऋण 1 का 15 में भाग दिया 15 बार, 15 का 1 में गुणा किया तो ये 15। अब आगे देखिए, ये बन गया x/3। इधर देखिए 15 में से ये बड़ा है, हमेशा बड़े में से छोटा ही घटेगा, चिन्ह उसका होगा जो बड़ा होगा। तो यहाँ पर 15 में से 8 गया तो 8 7 15, यहाँ बने 8, और चूंकि चिन्ह इसका बड़ा था तो ये हो गया, और ये बना 15। अभी इसको भी ले जाओ, अब ये तो इधर का हल हुआ, अब इसको इधर ले जाओ। सो x बराबर, ये 3 नीचे भाग में था तो ऊपर वाले में जाके गुणे में बदल गया, और ये बचा 15। तो देखो जी इसमें तो ये विषम संख्या 3 एकम 3, 3 5 15, तो इधर बचेगा ऋण के 8 और इधर बचेगा 5, यानी x की वैल्यू हमारी यहाँ पर ऋण 8/5 है। तो इस तरह ये हमारा प्रश्नावली समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।